हेलो एवरीवन। रिसेंटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कुछ कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, लेकिन अगर एफआईआई और डीआईआई ने कुछ शेयर्स को खरीदा है तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। एफआईआई और डीआईआई अगर किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो ये एक सिग्नल है कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और उस सेक्टर में अच्छे ग्रोथ की पोटेंशियल है। एफआईआई और डीआईआई दोनों ही इन्वेस्ट करने के पहले उनकी टीम उस शेयर का अच्छे तरीके से रिसर्च और एनालिसिस करती है और उनके एंट्री करने से शेयर में लिक्विडिटी बढ़ती है और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर ले जिसमें एफआईआई और डीआईआई ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन डेफिनेटली ऐसे शेयर्स को अपने तरीके से एनालाइज करके हम समझ सकते हैं कि उस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसलिए इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 शेयर्स के डिटेल एनालिसिस किए हैं जिसके थ्रू हम इन शेयर्स का बिजनेस, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन समझेंगे, जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 शेयर्स को डिस्कस किया है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टाइम स्पेंड करना वर्थ है। हमारी लिस्ट में जो पहला स्टॉक है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाटा को किसी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं क्योंकि ये इंडिया का एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। टाटा टेक्नोलॉजीज जब दिसंबर 2023 में करीब 1220 रुपीस पे लिस्ट हुआ तो इसके आईपीओ के समय एक बहुत हाइप क्रिएट हुई कि ये नेक्स्ट टाटा एलेक्सी बन सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से ये सिर्फ नीचे 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 जा रहा है, जो आज 687 रुपीस पे अवेलेबल है, जो कि अपनी लिस्टिंग प्राइस से करीब 43% नीचे है। तो जिसने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया वो शायद अब तक वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले और वो इस शेयर को प्रॉफिट में एग्जिट कर पाए। टाटा एलेक्सी टाटा टेक्नोलॉजी से डिफरेंट कैसे है? टाटा एलेक्सी खुद को एआई फर्स्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर बताता है, यानी ये डिजाइन पे फोकस्ड है, और टाटा टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। टाटा टेक्नोलॉजीज का मिशन है टू हेल्प द वर्ल्ड ड्राइव, फ्लाई, बिल्ड एंड फार्म बेटर, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज अपने सर्विसेज के थ्रू ड्राइविंग, एविएशन, हैवी मशीनरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नए इनोवेशन लाकर और भी एडवांस्ड और बेटर मशीन्स बनाना चाहती है। जिनोजोन्स, जो कि एक 360 डिग्री असेसमेंट रेटिंग कंपनी है, इनके हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट में एक ग्लोबल लीडर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका बिजनेस देखे तो इंडिया से 36%, यूके से 24%, नॉर्थ अमेरिका से 20% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20% का रेवेन्यू आया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के क्लाइंट्स और पार्टनरशिप्स की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, एयरबस, मैक्लेरन, होंडा, फोर्ड, कूपर स्टैंडर्ड, विनफास्ट, वॉल्वो, बोइंग जैसे कंपनीज शामिल हैं। टाटा टेक ने सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, डेसॉल्ट सिस्टम्स, पीटीसी और ऑटोडेस्क के साथ भी टाइप्स किए हैं ताकि अपने सर्विसेज ऑफरिंग्स को और एडवांस्ड कर सके। टाटा टेक्नोलॉजीज ने बीएमडब्ल्यू के साथ 50-50 में जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है जिसका नाम है बीएमडब्ल्यू टेकवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 50-50 सुना? हमारा टाटा बीएमडब्ल्यू से कम नहीं है। साथ ही इन्होंने एयर इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एयर इंडिया के इंटीरियर्स को नए तरीके से डिजाइन कर सके। वॉल्वो कार्स ने भी टाटा के साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग पर काम करने के लिए पार्टनरशिप की है। साथ ही एग्रेटास के साथ बैटरी डिजाइन और ईवी रिलेटेड इंजीनियरिंग के लिए कोलैबोरेट किया है। इनके फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 28,933 करोड़ है। इसका करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 687 रुपीस का है, जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से करीब 43% कम है और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसका पीई है 40.1, जो कि अपने इंडस्ट्री पीई 59.8 से काफ़ी कम है। ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इसका ROCE है 25.8% और ROE है 19.9%। इसकी सेल्स ग्रोथ 0.30% है, जो कि कम है। इसके प्रमोटर होल्डिंग पे आए तो इसका प्रमोटर होल्डिंग 55.2% पे कंस्टेंट है।
FII ने अपनी होल्डिंग रिसेंटली 3.10% से बढ़ाकर 4.87% कर दी है और DII ने अपनी होल्डिंग्स को 2.48% से बढ़ाकर 3.31% करी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके पास करीब 9,338 एम्प्लॉयज थे और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर करीब 12,680 एम्प्लॉयज हो गए हैं। साथ ही इन्होंने अपने एट्रिशन रेट को 25% से 14% तक कम किया है, यानी कि ये अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका परफॉर्मेंस बिलो टारगेट था, जिसका रीजन ये टैरिफ पॉलिसीज को बताते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो आगे के क्वार्टर्स में अपना टारगेट कवर कर लेंगे। इनके बिजनेस की बात करें तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करके 78% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके 22% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वैसे इसका उल्टा होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज एविएशन सेक्टर में भी बोइंग और एयरबस कंपनी के साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में काम कर रही है। इनके स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनका पहला स्ट्रेंथ है प्रमोटर सपोर्ट। टाटा ग्रुप का भरोसा कंपनी को मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी देता है। इनकी दूसरी स्ट्रेंथ है इनका ग्लोबल प्रेजेंस। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे की मार्केट में प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबल रेवेन्यू का फायदा मिलता है। इसका अगला स्ट्रेंथ है लो डेब्ट, यानी कंपनी के पास काफी पैसे और रिसोर्सेस है अपनी ग्रोथ पे फोकस करने के लिए। इनकी जो फोर्थ स्ट्रेंथ है वो है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, जिसका यूज करके ये नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी व्हीकल्स बना रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। इनकी जो फिफ्थ स्ट्रेंथ है वो है इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इनकी पार्टनरशिप जैसे कि BMW, सीमेंस, एमरसन, ऑटोसार, अग्राटा कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करके इनकी एफिशिएंसी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होगी। इनके रिस्क की बात करें तो इनका पहला रिस्क है टैरिफ और ट्रेड नेगोशिएशन जैसे मैक्रो पॉलिसी इनके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। इनका सेकेंड रिस्क है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका 35% रेवेन्यू टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर से आया है। हालांकि इन दोनों कंपनी के प्रमोटर भी टाटा ग्रुप है, तो पॉसिबली ये इनके लाइफ टाइम क्लाइंट रहेंगे। इनका अगला रिस्क है एट्रिशन। अगर कंपनी अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर पाती है तो कंपनी की प्रोडक्ट डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये काफी अच्छा कर रहे हैं। इनका फोर्थ रिस्क है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस। टेक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो न्यू आते रहता है, यानी कि ये अगर इनोवेट करने में पीछे रह गए तो ग्रोथ में भी पीछे रह जाएंगे। इनका फिफ्थ रिस्क है मार्केट कंपटीशन। KPIT टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, HCL और टेक महिंद्रा जैसे डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर से इसे टफ कंपटीशन मिलेगा, जो इनके प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट शेयर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। टाटा टेक्नोलॉजीज एक मैच्योर्ड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके पास एक जबरदस्त बेस है टेक ऑफ करने के लिए। इसकी सेल्स हिस्ट्री देखे तो ये भी कंस्टेंटली ग्रो कर रही है और इसका शेयर प्राइस करंटली लिस्टिंग प्राइस से 43% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो नियर फ्यूचर में इसके शेयर प्राइस में पॉजिटिव ग्रोथ की पोटेंशियल तो है। मुझे अगर इस शेयर में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते तो मैं अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता और इस शेयर को 3-4 महीने और ट्रैक करके अपना सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे, जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जीज 1995 में स्टार्ट हुई। ये सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स बनाते हैं। इनका मिशन है टू प्रोवाइड न्यू एज एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू पावर न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल। इनकी तेलंगाना और हैदराबाद में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 3 फैसिलिटी सोलर मॉड्यूल बनाती है, चौथी फैसिलिटी सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स दोनों बनाती है और 5वीं फैसिलिटी सिर्फ सोलर सेल्स बनाती है। प्रीमियर एनर्जीज इंडिया में सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वारी एनर्जीज। कंपनी का सोलर सेल एक्सपोर्ट में करीब 100% का मार्केट शेयर है, मतलब ये अकेले ही इंडिया में सोलर सेल्स को एक्सपोर्ट कर रही है। बाकी कंपनीज जैसे वारी एनर्जीज, विक्रम सोलर, अडानी सोलर, टाटा पावर सोलर, इनका फोकस सोलर मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट करने में है। ये कंपनी पहले पॉली क्रिस्टलाइन सेल्स बनाती थी
और 2022 में इन्होंने पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स से शिफ्ट करके मोनोक्रिस्टलाइन पर्क सोलर सेल्स बनाना शुरू किया, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी करीब 23% की होती है। अब 2025 में कंपनी ने टॉपकॉन सोलर सेल्स बनाना शुरू किया है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी करीब 25% तक है। सबसे खास बात, ये पहली इंडियन कंपनी है जिसने टॉपकॉन सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। इनके कैपेसिटी एक्सपांशन की बात करें तो जून 2025 में हैदराबाद में 1.2 गीगावाट टॉपकॉन सेल लाइन कमीशन की है, जिससे इनकी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर 3.2 गीगावाट की हो गई है। साथ ही मई 2025 में इन्होंने हैदराबाद में 1.4 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 4.8 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 2 गीगावाट का वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आंध्र प्रदेश में शुरू करेंगे। इसके अलावा तेलंगाना में 5.6 गीगावाट का मॉड्यूल प्लांट भी शुरू करेंगे। साथ ही कंपनी ने हाइलीन यूएसए इंक, जो कि एक अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरर है, इनके साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है कि ये दोनों कंपनी मिलकर टॉपकॉन सोलर सेल मैन्युफैक्चर करेगी। अब ये सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के साथ साथ वेफर्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बेस, इन्वर्टर्स और एल्यूमिनियम फ्रेम्स भी बनाएगी। इनका जोग्राफिक स्प्लिट मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इनका 99% बिजनेस इंडिया में ही है और एक्सपोर्ट में 1% है। इनकी क्लाइंट लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, पैनासोनिक, कॉन्टिनम, शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जीज, लुमिनस हार्टेक, ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट, सोलर स्क्वायर एंड एक्सीटेक जैसे कंपनी है। प्रीमियर एनर्जीज के पास करीब 8,600 करोड़ के ऑर्डर है, जिसमें से 60% सोलर मॉड्यूल्स के लिए है और 39% सोलर सेल्स के लिए हैं। बाकी 1% में इनके अदर प्रोडक्ट्स है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका मार्केट कैप 46,645 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 1,026 रुपीज का है, जो कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास है। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये शायद अपना 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका होगा। इसकी ROCE है 41.5%, ROE है 54%, इसकी सेल्स ग्रोथ है 59.5%, इसका स्टॉक पीई है 44.6%, जो कि अपनी इंडस्ट्री पीई से थोड़ा ऊपर है। इसका इंडस्ट्री पीई है 41.2%, इसका डेब्ट टू इक्विटी भी काफी कम है। इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसका प्रोमोटर होल्डिंग 64.2% का है। FII ने अपनी होल्डिंग को 2.95% से बढ़ाकर 4.38% किया है। DII ने अपनी होल्डिंग को 8.66% से बढ़ाकर 12.96% किया है। बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। इनका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखें तो इनकी सेल्स करीब हर साल डबल हो रही है और इन्होंने अपना हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट शो किया है। पिछले 5 सालों में इनका मार्केट शेयर 3.91% से 12.48% हो गया है, यानी करीब 4 गुना बढ़ गया है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने अपना बेस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जिसमें इनका रेवेन्यू है करीब 12%, एबिटा है 61% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 55%। इस साल इनका एनुअल मेंटेनेंस प्लान था, उसके बाद भी इसकी एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग रही है। इनकी पहली स्ट्रेंथ है पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए PM कुसुम और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। साथ ही इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया है। इनकी दूसरी स्ट्रेंथ है इनका इतना बड़ा ऑर्डर बुक, जिससे आने वाले टाइम में अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। प्रीमियर एनर्जीज एक लीडिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अपनी कैपेसिटी को 3.2 गीगावाट से बढ़ाकर 8.4 गीगावाट करना चाहती है और अपनी मॉड्यूल कैपेसिटी को 5.1 गीगावाट से बढ़ाकर 11.1 गीगावाट करना चाहती है। इनकी अगली स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग। क्रिसिल ने प्रीमियर एनर्जीज को A पॉजिटिव लॉन्ग टर्म और A1 शॉर्ट टर्म रेटिंग दी है, जो एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और क्रेडिबिलिटी को शो करता है। इनका एक्सपांशन प्लान भी काफ़ी एम्बिशियस है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक ये अपनी सेल कैपेसिटी को बढ़ाकर करीब 10 गीगावाट और मॉड्यूल कैपेसिटी को बढ़ाकर करीब 11 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। साथ ही ये अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी को 3 गीगावाट और बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम्स को करीब 12 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं और इसके साथ 36,000 मेट्रिक टन
एल्यूमिनियम फ्रेम भी ये मैन्युफैक्चर करना चाहता है। प्रीमियर एनर्जीज का पहला रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन, क्योंकि इनका 2/3 रेवेन्यू इनके टॉप 10 क्लाइंट से आता है और अगर कुछ क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी तो इनकी रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इनका दूसरा रिस्क है मार्केट कंपटीशन। इंडियन और ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग में काफी कंपटीशन है। मार्केट डिमांड स्लो डाउन होने से कंपनी का मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इफेक्ट हो सकता है। इनका अगला रिस्क है सप्लाई चेन डिसरप्शन। रॉ मटेरियल जैसे सिलिकॉन वेफर्स, इनगॉट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइस फ्लक्चुएशन से कंपनी की रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिस्क। सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडी स्कीम्स, इंपोर्ट ड्यूटीज या रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज पर हेविली डिपेंड करती है और इनमें अगर अनफेवरेबल चेंजेस आए तो इनकी रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। ऑनेस्टली इनकी इंडस्ट्री, इनका फंडामेंटल्स, इनकी रेटिंग, इनका ग्रोथ, इनका ऑर्डर बुक सब कुछ जगह पे नजर आता है, तो नियर फ्यूचर में ये पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने के लिए फुल्ली केपेबल है। एंड यस, मैंने अपनी एनालिसिस के बाद खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया है, पर आप अपना डिसीजन बनाने के पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर करना। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक पर, जिसका नाम है राजू इंजीनियर्स लिमिटेड। इनका मिशन है टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड पैशनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी वर्ल्ड वाइड। प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी यानी वो मशीन जो रॉ प्लास्टिक को यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, जैसे प्लास्टिक पाइप्स, शीट्स, फिल्म्स, वायर्स, केबल्स। बेसिकली ये कंपनी अपने कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग मशीन्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। ये 1996 में गुजरात में शुरू हुई और आज 70+ कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस कर रही है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये करीब 26 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिन्हें 6 कैटेगरीज में डाला जा सकता है, जैसे मोनो मल्टी लेयर ब्लोन फिल्म लाइन्स, मोनो मल्टी लेयर एक्सट्रूजन कोटिंग एंड लैमिनेशन लाइन्स, मोनो मल्टी लेयर शीट लाइन्स, PVC segments, thermoforming and PS foam vacuum forming machine, क्रॉस लैमिनेशन फिल्म लाइन। इन्होंने जून 2024 में Pro X नाम का एक ब्लोन फिल्म लाइन्स मैन्युफैक्चर करने की मशीन लॉन्च करी है। इनके जोग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 54% रेवेन्यू इंडिया से आया और 46% एक्सपोर्ट से आया है। कंपनी ने अब तक करीब 5000 से ज्यादा मशीन्स के इंस्टॉलेशंस किए हैं। इनकी क्लाइंट लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूफ्लेक्स, इंडियन ऑयल, सुवी इंटरनेशनल, बिनीवैट, सिंथेटिक पैकेजिंग, अभिनव इंडस्ट्रीज और SD इंटरनेशनल जैसे कंपनीज हैं। इनके पास अभी 140 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फिलहाल राजकोट गुजरात में है, जो कि एक 20,000 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है। अप्रैल 2024 में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपांड किया, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 3 टाइम से बढ़ गई। कंपनी ने राजू इनोवेशन सेंटर नाम का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एस्टैब्लिश किया है, जो कि DSIR यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से अप्रूव्ड है। यहाँ कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं। कंपनी अगले कुछ सालों में 12 to 15% का एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रही है। इनका प्लान है कि इंडिया, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट जैसी जगह पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना। साथ ही ये नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जैसे एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन्स और मल्टी स्टेशन थर्मोफॉर्मर्स। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 1928 करोड़ है। इसका करंट मार्केट प्राइस 104 रुपए का है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 333 से करीब 1/3 है। इसका ROCE है 32.8%, ROE है 26.3%, सेल्स ग्रोथ है 32.6%। ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग स्लाइटली बढ़कर 60.70% हुआ है। FII ने 0.03 से बढ़ाकर अपनी होल्डिंग को 3.80% किया है और DII ने 0 से सीधा 4.45% की होल्डिंग ली है। इन्होंने एक्चुअली 21 जुलाई 2025 को QIP के थ्रू यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू 160 करोड़ रेस किए हैं, जिसमें FII जैसे मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर और BNP परिबास ने इन्वेस्ट किया है और DII जैसे HDFC बैंक लिमिटेड,
क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मनी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है। इसका यूज़ ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करने और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए करेंगे। इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो इनकी ग्रोथ स्टेडी है और साथ ही इनका हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। राजू इंजीनियर्स के स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका पहला स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। राजू इंजीनियर्स प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी में एक लीडिंग कंपनी है और इसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में एक अच्छा प्रेजेंस है। इनकी दूसरी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि इनका 60% बिजनेस रिपीट ऑर्डर से आता है। इनकी अगली स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास 36 प्लस ईयर्स का ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है। इनकी अगली स्ट्रेंथ है ग्रोइंग प्लास्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि एफएमसीजी, फार्मा और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में प्लास्टिक पैकेजिंग की डिमांड बढ़ने से इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी इंटैक्ट है। इनकी अगली स्ट्रेंथ है कि ये ऑफिशियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है ताकि ये एनर्जी एफिशिएंट और हाई परफॉर्मेंस मशीन्स बना सके। अब आते हैं राजू इंजीनियर्स कंपनी के रिस्क पे। इनका पहला रिस्क है बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कंपनी काफी हद तक लार्ज ऑर्डर्स पर डिपेंड करती है जो इनकी वैल्यूएशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। इनका नेक्स्ट रिस्क है रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी। स्टील और इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल के प्राइस इफेक्ट होने से इनकी रेवेन्यू पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इनका अगला रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान या नए प्रोडक्ट लॉन्चेस अगर टाइम पर ना हो पाए तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और स्टॉक परफॉर्मेंस दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। इसका अगला रिस्क है ट्रेड पॉलिसीज। रिसेंटली जैसे ट्रम्प का टैरिफ वार चल रहा है, ऐसे सिचुएशंस इसके बिजनेस को भी इफेक्ट करेंगे। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। ये कंपनी भी एग्रेसिवली ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसका जो शेयर प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से 1/3 प्राइस पे अवेलेबल है। इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल भी इंटैक्ट है। इसके शेयर प्राइस को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ऐसे शेयर शायद और समय तक कंसोलिडेट हो और फिर ग्रो करना शुरू करे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक एक्स्ट्रा लर्निंग तो बनती है। ये अगर आप फॉलो करें तो आप डेफिनेटली एक बेटर इन्वेस्टर बन पाएंगे। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जिसमें अगर स्टॉक या कोई और एसेट आपके हिसाब से परफॉर्म करता है तो आपकी ग्रोथ 3x से लेकर 5x तक हो सकती है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है तो वो 10 या 20% से ज़्यादा का लॉस ना दे। अगर आप ये थिंकिंग अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो चांसेस हाई है कि आप लॉस नहीं करेंगे और एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको तीनों शेयर्स को समझने में मदद करेगा और आप अपना एनालिसिस करके एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और एक बेटर इन्वेस्टर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।